हेलो बच्चों मैं हूँ प्रियंका सा और स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रियंका पे। तो जैसा कि बच्चों आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने गोलक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को बनाया था। पहले वीडियो में कुछ फार्मूला को लेकर हमने डिस्कस किया था। आई होप कि आपने फार्मूला को अच्छे से याद कर लिया होगा। फिर दूसरे वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था। आशा करती हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 बनाया होगा और उसे अच्छे से समझ भी लिया होगा। आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। किसी गोलाकार गैस बैलून को फुलाने के समय, एक गैस बैलून है, ठीक है, उसको फुलाने के समय उसका अर्धव्यास था 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और बाद में उसका अर्धव्यास कितना हो जाता है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। जब उसे फुलाते वक्त उसका अर्धव्यास था 7, फुलाने के बाद बैलून क्या होगा, बड़ा होगा कि नहीं? तो बड़ा होने के बाद उसका जो अर्धव्यास है वो कितना हो जाता है 21 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है बैलून के पहले और बाद के समग्र तल का क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बैलून को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक जो फुलाने के लिए ड्रॉ किए थे उस बैलून को, और फूलने के बाद जो बैलून होगा उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये बनाते हैं हम लोग नॉर्मल बैलून जो फुला हुआ नहीं है अभी। ये है हमारा बैलून, ठीक है। और इसको फुलाने पे ये क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, और ये इसका क्या होगा, ये गोलक की तरह है ना, तो इस तरह से इसको बनाएंगे। और इसका अर्धव्यास हमें कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और अब जो होगा हमारा बैलून क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। अब बैलून क्या हो रहा है, फूल रहा है इस तरह से कुछ। ये हमारा बैलून फूल गया, थोड़ा सा बड़ा सा गोल कर लेंगे। फूलने के बाद इसका अर्धव्यास हमें कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। इसका जो अर्धव्यास है ये कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। फूलने के पहले बैलून का अर्धव्यास था 7 सेंटीमीटर, और फूलने के बाद बैलून का अर्धव्यास कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दो अर्धव्यास है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक को R1 मानेंगे और एक को R2, स्मॉल r1 एंड स्मॉल r2। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहले अवस्था में क्या लिखेंगे, पहले अवस्था में बैलून का अर्धव्यास, पहले अवस्था में बैलून का अर्धव्यास यानी कि R1 जो है वो हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब फुलाने के बाद कितना हो रहा है, फूलने के बाद बैलून का अर्धव्यास, फूलने के बाद आपके बैलून का अर्धव्यास कितना हो जा रहा है R2, जगह नहीं हो रही इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ। R2 कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। दो अर्धव्यास है इसलिए हमने इसे क्या माना R1 और R2। और हमें क्या पूछा गया है कि बैलून के पहले और बाद के समग्र तल का क्षेत्रफल का अनुपात। बैलून क्या है, गोल है, तो इसका जो समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4πr²। पहले के लिए हम लोग 4πr1² यूज करेंगे और दूसरे के लिए 4πr2², क्योंकि यहाँ पे दो अर्धव्यास है इसीलिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, अब बैलून के जो बोला गया बस उसी को लिखना है। बैलून के फूलने से पहले और फूलने के बाद उसके समग्र तल का क्षेत्रफल का अनुपात, समग्र तल का क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा। पहले होगा बैलून के पहले फूलने के पहले का क्षेत्रफल, तो कितना होगा 4πr1²। वाई R1 क्योंकि पहले हमारा अर्धव्यास कितना था R1, उसी तरह से अनुपात बोला है तो अनुपात का साइन, और ये हो जाएगा 4πr2², क्योंकि बाद का बोला गया फूलने के बाद का, और फूलने के बाद हमारा अर्धव्यास कितना है R2, इसलिए हो गया R2²।
अब देखिए जैसे कि हमने साझे व्यापार में क्या था है ना, अनुपात में कैसे होता है, जो सेम होते हैं, जो कटने वाला होता है उसे काट देते हैं, जैसे 4 पाई और 4 पाई क्या हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हम लोग इसे इस तरह से नहीं काटेंगे, बस ये ऑटोमेटिक आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा R1 स्क्वायर रेशियो R2 स्क्वायर। R1 का वैल्यू हमारा कितना है 7 का स्क्वायर और R2 का वैल्यू है हमारा 21 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 इंटू 7 यानी कि 49 और 21 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 21 इंटू 21 441। ठीक है बच्चों, और 49 से देखिए डायरेक्ट कटेगा, 49 1 जब 49, 49 9 जब 441। तो ये हो गया हमारा पहले और बाद के बैलून के फूलने और बैलून के फूलने से पहले और बैलून के फूलने के बाद के समग्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा 1:9। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए, अतः बैलून के पहले और बाद के समग्र तल का क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा 1:9, 1:9 होगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत आसान था, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, एक अर्धगोलीय यानी कि गोलक कैसा है, अर्धगोलक है ना, जैसे हमने पढ़ा था गोलक और अर्धगोलक 2 पढ़ा था। अर्धगोलीय एक कटोरी है, यानी कि हाफ नारियल इमेजिन कर लीजिए। एक अर्धगोलीय कटोरी तैयार करने में 127 होल 2/7 वर्ग सेंटीमीटर पात लगा है। एक अर्धगोलीय कटोरी तैयार किया जा रहा है ना, कटोरी तैयार करेंगे तो उसके लिए कितना 127 होल 2/7 वर्ग सेंटीमीटर पात लगा हुआ है। तो हमें कटोरी के मुख का व्यास ज्ञात करना है। तो बच्चों ये 127 होल 2/7 जो है ना, ये हमारा अर्धगोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल है। वक्रतल जैसे कि मैंने कहा था, जो बीच वाला नहीं, जो साइड वाला जो होता है वो वक्रतल होता है। चलिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक अर्धगोलीय कटोरी बनानी है तो इस तरह से हम लोग पहले बना लेते हैं, ये हो गया, और कुछ इस तरह से हो गया, ये रहा अर्धगोलीय। अगर यहाँ से कर देंगे तो ये पूर्ण गोलक हो जाएगा। अर्धगोलीय कटोरी तैयार करना है और इसको तैयार करने में 127 होल 2/7 वर्ग सेंटीमीटर पात लगा है। मतलब यहाँ पर तो पात नहीं लगेगा ना, यहाँ पर तो खुला रहेगा हमारा। एक नारियल को जैसे इमेजिन कर लीजिए, या फिर घर में जो हमारा कटोरी होता है उसे इमेजिन कीजिए। ये तो पार्ट क्या होता है हमारा, खुला रहता है। जो पात लगा होता है, जो भी मटेरियल हमारा लगा होता है वो इसमें लगा होता है ना। तो ये हमारा कौन सा तल होगा, वक्रतल या समग्र तल? ये होगा हमारा वक्रतल। समग्र तल कब होगा, जब इसको और इसको दोनों को लेंगे तब समग्र तल होगा। तो ऑब्वियसली हमारा जो पात लगा है तो बस इसी में लगेगा, इसमें तो कोई पात नहीं लगेगा, है ना। यहाँ पर तो कोई ढक्कन नहीं है, तो ये हो गया हमारा वक्रतल। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ये वक्रतल का क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये जो है हमारा वक्रतल का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। और क्या निकालने के लिए बोला है हमें, इसके मुख का व्यास। व्यास निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, अर्ध व्यास। तो हमने अर्ध व्यास को कितना मान लिया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। माना कि अर्धगोलीय कटोरी का अर्धव्यास कितना है, r, जो हमने अभी अभी माना। निकालना हमें व्यास है बट हम लोग अर्धव्यास को मानेंगे 8 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास जो होता है वो अर्धव्यास का 2 गुना होता है। अगर हमें व्यास पता चल गया उसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी अर्धव्यास अगर हमें पता चल गया उसे अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा व्यास निकल के आ जाएगा। और प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न से दिया हुआ है हमें अर्धगोलीय कटोरी के वक्रतल का क्षेत्रफल, है ना, क्योंकि इसको बना रहे हैं तो ये हो गया वक्रतल का क्षेत्रफल
कितना दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा जगह नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कितना है 127 होल 2/7 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अर्धगोलीय कटोरी के वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होता है 2πr²। ठीक है, वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr², और समग्र तल हो जाएगा अर्धगोले का 3πr²। और ये हो गया हमारा जो दिया हुआ इधर, इसको हम लोग लिखते हैं 2/7। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर हमें निकालना है, तो ये जैसे का वैसे ही रह जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 891/7। मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को क्या करेंगे, प्लस करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई और ऊपर 2 जो है उसे प्लस करेंगे तो आ जाएगा 891 और नीचे जो है वो 7। अब हमें निकालना है आर का वैल्यू। r² को इधर रखते हैं, इधर जो है हमारा उसको पहले लिख लेते हैं, और ये जब इधर आएगा तो ये उलट जाएगा। 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा, 22/7 ये हो जाएगा 7/22। ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया। 11 से करते हैं, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88 और 11 1 जा 11। ठीक है, तो हमारा कितना बचा, r² = 81/4, 2 2 जा 4। हमें तो चाहिए r का वैल्यू, तो r = स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, √81/4। तो 81 किसका स्क्वायर रूट है, 9 और 4 2 का, तो हमारा r आ जाएगा आपका 4.52 से जब 9 को डिवाइड करेंगे यानी कि 9 का हाफ कितना हो जाएगा 4.5। तो ये हो गया हमारा अर्ध व्यास। लेकिन हमें क्या निकालना है, व्यास। ठीक है, देयरफॉर व्यास बराबर क्या होता है 2r यानी कि 2 इंटू 4.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अतः अर्धगोलीय कटोरी का व्यास कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखते हैं अतः अर्धगोलीय कटोरी का व्यास 9 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों, ये भी आसान था काफ़ी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। एक ठोस लोहे के गोलक का अर्धव्यास, एक ठोस लोहा है उसका अर्धव्यास हमें दिया हुआ है, वो है 2.1 सेंटीमीटर। उस गोलक में कितना घन सेंटीमीटर लोहा है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि उस गोलक में कितना घन सेंटीमीटर लोहा है। बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी घन का बात हो तो हमें वहाँ पर आयतन ही निकालना होता है या फिर आयतन दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कितना घन सेंटीमीटर लोहा है, इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, उस गोलक का आयतन। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बोला है, एवं उस लोहे के गोले के वक्रतल का क्षेत्रफल, और हमें वक्रतल का क्षेत्रफल निकालना। ये भी काफ़ी आसान है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। अर्धव्यास हमें दिया हुआ है और हमें आयतन निकालना है और प्लस वक्रतल का क्षेत्रफल हमें निकालना है। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक गोलक ड्रॉ कर लेते हैं, ठोस लोहे का गोलक। ये रहा हमारा गोलक, कुछ इस तरह से है ना। और इसका हमें क्या दिया हुआ है, अर्धव्यास। अर्धव्यास कितना है हमारा 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। सॉल्यूशन, ठोस लोहे के गोलक का अर्धव्यास कितना दिया हुआ है, अर्धव्यास यानी कि आर हमें कितना दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कितना घन सेंटीमीटर लोहा लगा है, इसका मतलब हमें उस गोलक का आयतन हमें निकालना है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग देयरफॉर गोलक का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई का वैल्यू आपका हो जाएगा 22/7 और r का वैल्यू मेरा कितना है 2.1। पॉइंट को हटाइए, नीचे क्या आ जाएगा 10 और ये हो गया पावर 3।
4/3 इंटू 22/7। इसको क्या कर लीजिए, 3 बार लिख लीजिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 3 बार लिख लेते हैं ताकि कटता है तो काटने में हमें आसानी होगी। 21/10 देखिए, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब देखिए नीचे क्या बच गया हमारा 10 10 10। इसको मत नहीं काटेंगे क्योंकि हमें ताकि डिवाइड करने में आसानी हो, ठीक है। डिवाइड आसानी से हो जाएगा, अगर आपको डेसिमल सिस्टम याद है तो ये डिवाइड आसानी से हो जाएगा। नीचे 10 10 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 3 जीरो आ जाएगा। और ऊपर कौन कौन बचा है, 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21। आप इन चारों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आ जाएगा ये 38808। मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है इसको, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 38808 और ये हो गया 1000। तो बच्चों जब भी नीचे 1000 100 इस तरह से रहेगा तो डिवाइड करना काफ़ी आसान होता है। ऊपर जो नंबर दिया हुआ है ना उसको आप लिख लो 38808, ठीक है। लिखने के बाद आप देखिए यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2 3। नीचे कितना जीरो है, 3, 1 2 3। तो इधर से काउंट कीजिए उल्टा लेफ्ट की ओर, 1 2 3। तो यहाँ 1 2 3, तो यहाँ पर जाके आपका पॉइंट बैठेगा और ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गोलक का आयतन, मतलब कि हमारा कितना गोलक लगा हुआ है, 38.808 घन सेंटीमीटर लोहा लगा हुआ है उस ठोस गोलक को बनाने में। ये आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, पहला है कितना घन सेंटीमीटर लोहा लगा और दूसरा है कि उसके वक्रतल का क्षेत्रफल। अब निकालते हैं हम इसके वक्रतल का क्षेत्रफल। लिखते हैं अब ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है। वक्रतल का क्षेत्रफल ये तो एक ही है, 4πr²। 4 यानी कि 22/7 और r है हमारा 2.1। उसी तरह से पॉइंट को हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 4 इंटू 22/7 इंटू, इसको भी 2 बार लिख लीजिए, 21/10 इंटू 21/10। 7 3 जा 21। इसको भी नीचे कोई कट मत कीजिएगा, जैसा है वैसे ही रखिए। 10 10 जा ये हो गया 100 और ऊपर बचा है हमारा 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21। तो ये आपका आ जाएगा 100 और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ये 5544। तो इसको करेंगे तो ये 5544 है ना, 5544। और यहाँ पर नीचे कितने जीरो है, 2। तो 2 नंबर के पहले पॉइंट होगा 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पॉइंट और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं यूनिट लिखना भूल जाती हूँ, आप लोग मत भूलिएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब हमारा जो गोलक है उसे बनाने में कितना घन सेंटीमीटर लोहा लगा है, 38.808 घन सेंटीमीटर लोहा लगा है और उसके वक्रतल का क्षेत्रफल हो जाएगा 55.44 वर्ग सेंटीमीटर। ये उसके वक्रतल का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लिखते हैं उस ठोस गोलक को बनाने में 38.808 घन सेंटीमीटर लोहा अतः उस ठोस गोलक में घन सेंटीमीटर लोहा है तथा उसके वक्रतल का क्षेत्रफल 55.44 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया। एक ठोस सीसा के गोलक का व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक ठोस गोलक है, उसका व्यास दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। अब उस ठोस शीशे को गोलक को गलाकर, ठीक है,
बड़ा सा जो गोलक है उसको गलाकर 3.5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास के कितने ठोस गोलक तैयार किए जा सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग फिगर को समझ लेते हैं। ये है हमारा बड़ा सा शीशा का गोलक, ठीक है। इसका जो है ये इसका हमें क्या दिया हुआ है, व्यास। इसका व्यास हमें कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। अब इसको गलाकर क्या किया जा रहा है, छोटा छोटा गोलक बनाया जा रहा है। ये छोटे गोलक बनाए जा रहे हैं और इनका अर्ध व्यास दिया हुआ है कितना, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़ा जो गोलक है उसे गलाकर हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे गोलक बना रहे हैं। तो उस बड़े से गोलक से कितने छोटे छोटे गोलक बनेंगे, हमें वही निकालना है। 10, 12, 20, 8 कितने गोलक बनेंगे, हमें उसी को निकालना है। तो देखिए बच्चों, बड़ा गोलक का जो आयतन होगा ना, वो जो छोटे गोलक का आयतन के समान होगा। जितने भी, आखिर बड़ा गोलक को गला के हम लोग क्या करें, छोटा गोलक बना रहे हैं, तो बड़े गोलक का आयतन जो होगा, जितने भी छोटे गोलक का आयतन होगा उसके बराबर होगा। मान लीजिए बड़ा गोलक का आयतन 20 है, तो छोटे गोलक का आयतन मान लीजिए 10 छोटा गोलक बना, कितना, 10। तो उस 10 छोटे गोलक का आयतन और ये बड़े गोलक का आयतन आपस में बराबर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बड़े गोलक का आयतन और जितना भी छोटा छोटा गोलक बनेगा उनका आयतन आपस में बराबर होगा। तो उसी के बेसिस पे हम इसे बनाएंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, ठोस शीशा के गोलक का व्यास। ठोस शीशा के गोलक का व्यास कितना दिया हुआ है हमें, ठोस शीशा के गोलक का व्यास दिया हुआ है हमें 14 सेंटीमीटर। सॉरी बच्चों, यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, ये एक्चुअली 14 होगा, ठीक है। व्यास है ना, तो ये 14 होगा। तो हम लोग अर्ध व्यास निकालेंगे इसका। तो देयरफॉर इसके अर्ध व्यास को हम लोग मान लेंगे कैपिटल R, क्योंकि ये बड़ा गोलक है, 2 अर्ध व्यास बनेगा, इसलिए इसके अर्ध व्यास को हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 14/2 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे कैपिटल R का वैल्यू। अब उसी तरह से जो छोटे छोटे गोलक बनेंगे उनका अर्ध व्यास कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं। और छोटे गोलक का अर्ध व्यास यानी कि स्मॉल r, ये हो जाएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए उसको गलाकर कितने छोटे गोलक, कितना छोटा गोलक बनेगा ये हमें नहीं पता, तो इसलिए हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि माना कि छोटे आकार वाले गोलक की संख्या कितनी है, x। तो क्या हो जाएगा, बड़े गोलक का आयतन या सॉरी x छोटे गोलक का आयतन, x छोटे गोलक का आयतन बराबर होगा किसके, बड़े गोलक का आयतन के, है ना। x छोटे गोलक का आयतन बड़े गोलक का आयतन के बराबर होगा, क्योंकि बड़े गोलक को ही गलाकर हम लोग क्या कर रहे हैं, x छोटे गोलक हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो x इंटू गोलक का आयतन का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और इसका हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। देखिए एक यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझिएगा, इधर भी आपका यहाँ पर भी 4/3 है और इधर भी 4/3 है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर भी पाई है और यहाँ पर भी पाई है, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा कितना, x इंटू R क्यूब, R स्मॉल r कितना है हमारा 3.5, और ये कैपिटल R हमारा कितना है 7 क्यूब। तो इसको पॉइंट को थोड़ा हटाते हैं और इधर कितना आ जाएगा 10। तो इसको हम लोग x इज इक्वल टू x इंटू क्या लिख सकते हैं, 35/10 इंटू 35/10 इंटू 35/10, 3 है, 3 बार हमने लिखा। और इसको भी इसी तरह से 7 इंटू 7 इंटू 7 हमें चाहिए एक्चुअली x का वैल्यू। तो x इज इक्वल टू क्या करते हैं, इधर ऑलरेडी कौन है हमारा 7 इंटू 7 इंटू 7, और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10/35 इंटू 10/35 इंटू 10/35।
35, कट कीजिए 7 1 7, 7 5 25, इसी तरह 7 1 7, 7 5 25, 7 1 7, 7 5 25। इस 5 से इसको करते हैं, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10। तो हमारा x कितना आ जाएगा, हमारा x आ जाएगा 2 2 2 यानी कि 8। इसका मतलब हमारा कितना छोटा गोलक बनेगा, 8। अतः छोटे गोलक, कितने गोलक तैयार किए जा सकते हैं, अतः 8 छोटे गोलक तैयार किए जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग लिख लो, अतः 8 छोटे गोलक तैयार किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करते हैं। बाकी हम लोग बाकी क्वेश्चन को 9 से लेकर जो 14 तक है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू।